नमस्कार, आप देख रहे हैं शुक्ला जी कहीं। आज हम बात करेंगे दिल्ली की जनता क्या चाहती है। जैसा कि आपको पता है कि चुनाव होने वाले हैं, दिल्ली इलेक्शन फरवरी तक हो ही जाएंगे। तो दिल्ली के क्या मूलभूत मुद्दे हैं, वो क्या मूलभूत सुविधाएं हैं जो एक नागरिक चाहता है। सबसे पहला है साफ पानी। साफ पानी किसी को भी चाहिए। आपने अक्सर वीडियोस में देखा होगा, न्यूज़ चैनल में देखा होगा कि इनका जो घर में पानी आ रहा है वो ब्राउन कलर का आ रहा है, कोला जैसा। लोग मज़े लेते हैं कि पानी लोग सप्लाई नहीं कर पाते, ये कोला तक सप्लाई कर रहे हैं। तो आप साफ पानी अगर नहीं दे पा रहे हैं तो फिर ऐसी सरकार का क्या मतलब है। इसलिए केंद्र और राज्य सरकार को मिलकर इस पे काम करना चाहिए। दिल्ली जल बोर्ड शायद राज्य की सरकार के अंडर में आता है, कोई आम आदमी पार्टी का ही नेता है जो दिल्ली जल बोर्ड का अध्यक्ष है। तो इसलिए ये राज्य सरकार की को देखना होगा कि लोगों को साफ पानी कैसे मुहैया करवाएं। अगर ज़रूरत पड़े तो केंद्र सरकार से भी मदद मांगनी चाहिए। अगर आप ईगो में रहेंगे तो इट इज़ द कॉमन पर्सन हु विल सफ़र। आम जनता को परेशानी होती है, आपका तो कुछ ध्यान नहीं रहा है। आपके सरकारी बंगलों में तो पानी साफ सुथरा ही आएगा, अमीर लोगों के पास तो पानी साफ सुथरा ही आएगा। लेकिन आम जनता जो रहती है, मिडिल क्लास और गरीब, उसको सफ़र करना पड़ता है। कभी उसको पानी मिलता नहीं है, कभी उसको टैंकर में लड़ते झगड़ते पानी लेना पड़ता है। बहुत बुरी हालत है। और दिल्ली में टैंकर माफिया का भी मुद्दा उठाया था केजरीवाल ने, जिस पर कोई भी कार्य नहीं हुआ है। दूसरा मुद्दा है यमुना का पॉल्यूशन। केजरीवाल जी ने कहा था कि 2015 में एक बार हम आ जाएं तो अगले इलेक्शन से पहले यानी 2020 से पहले यमुना साफ हो जाएगी। नहीं हुई। 2020 में कहा था कि 2025 से पहले अगर ये इलेक्शन हम जीत जाते हैं तो अगले इलेक्शन, इस अगले से अगले इलेक्शन से पहले 2025 तक यमुना साफ हो जाएगी। नहीं हुई। और यही पानी ये मथुरा होकर प्रयागराज तक पहुंचेगा। सिर्फ 22 किलोमीटर की रेडियस में यमुना है, लेकिन वहाँ पे इतना झाग और पॉल्यूशन कर देते हैं। लोग मज़े भी लेते हैं कि पानी के साथ-साथ केजरीवाल जी ने लोगों को झाग भी दे दिया, सर्फ एक्सेल का खर्चा बच गया। उसी में आप नहा सकते हो, उसी में आप कपड़े भी धो सकते हो। आप सोचिए, छठ पूजा का वो वीडियोज़ देखिए, फ़ोटोज़ देखिए कि लोग इतने इतने पॉल्यूटेड पानी में भी उनकी श्रद्धा है कि वहाँ पे पूजा कर रहे हैं। और लोग सोशल मीडिया पे पोस्ट भी करते हैं जहाँ पे नदियों को पूजा नहीं जाता है, वहाँ पे नदियाँ साफ होती हैं, हमारे यहाँ पे गंदी होती हैं। तो इस पे कार्य करने की ज़रूरत है। राज्य सरकार भी कई सारे गंगा नमामि गंगे प्रोजेक्ट में यमुना को भी शामिल करती है। तो जो पैसा वहाँ पे आता है वो कहाँ पे जाता है, इस पे जांच होनी चाहिए। और जो दोषी अगर पाए जाते हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए कि पैसा जो आता है केंद्र से वो केंद्र वाले खा जाते हैं या राज्य वाले खा जाते हैं, और या पैसा जाता है तो जाता कहाँ पे है, ये आपको समझना होगा। जो अगर आपकी नदी ही साफ नहीं है तो बाहर के लोग जो दिल्ली आते हैं घूमने के लिए वो क्या देखेंगे। और मान लिया यूपी में ट्रीटमेंट प्लांट लग भी गए हैं, ट्रीटमेंट प्रोजेक्ट लग भी गए हैं, तो वो ये जो मथुरा जो है, मथुरा से होते यमुना मथुरा से होते हुए प्रयागराज में गंगा नदी में मिल जाएगी और वो भी पोल्यूशन करेगी। ये नहीं कह रहा हूँ कि यूपी सरकार में सब कुछ अच्छा है, किंतु जो शीला दीक्षित की सरकार गई थी उसके बाद 2013 से लेकर आज तक कितने ट्रीटमेंट प्रोजेक्ट लगे हैं, वाटर ट्रीटमेंट प्रोजेक्ट। लोग एक दूसरे को ब्लेम करते रहते हैं कि आप कचरा फेंकते हो, लेकिन इंडस्ट्रियल वेस्ट का क्या, इस पर कोई सोचता नहीं है, विचारता नहीं है। इसलिए सोचना ज़रूरी है कि ये नदी साफ़ हो। नदी साफ़ रहेगी तो वातावरण साफ़ रहेगा। वो जो फ़ॉर्म है अगर आपकी आँख में चले जाए तो आपकी आँख में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है। इसलिए ज़रूरी है कि यमुना नदी साफ़ हो और एक अच्छी पिक्चर देश के लोगों को और विदेश के लोगों को मिले। अगर कोई टूरिस्ट बाहर से आता है और वो ये सब देखेगा, उसको अच्छा नहीं लगेगा।
और फिर वो अपने देश में जाके बताएगा, अपने राज्यों में बताएगा कि देखो दिल्ली में तो साफ-सफाई नहीं है, नेशनल कैपिटल ही ऐसा है। क्योंकि लोग दूसरे स्टेट्स को, दूसरे देशों का एग्ज़ाम्पल देते हैं कि तुम्हारे यहाँ पे गंदगी है, तो वो नेशनल कैपिटल नहीं है। दिल्ली नेशनल कैपिटल है, देश की राजधानी है। वहाँ पे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति रहते हैं। वहाँ पे बड़े-बड़े कॉर्पोरेट घराने के लोग रहते हैं, मीडिया रहती है। वहाँ पे ये इस लेवल की हालत है। तो तीसरा मुद्दा है पॉल्यूशन। पॉल्यूशन की हालत ये है कि 300-400 AQI लेवल चला जाता है दिल्ली का। आप बोलेंगे कि मुंबई में भी तो होता है। मुंबई समुद्र के निकट है तो वो जस्टिफाई हो जाता है, पुणे जो है पहाड़ों के पास है तो वो जैसे-जैसे करके बैलेंस हो जाता है। दिल्ली में एक तो ये पंजाब और हरियाणा में जो पराली जलाई जाती है, उस पराली जलाने के कारण पॉल्यूशन काफ़ी बढ़ जाता है, जिस पे राज्य और केंद्र की सरकार को साथ मिलकर कार्य करना ज़रूरी है। केंद्र की सरकार अपना पल्ला झाड़ देती है राज्य की सरकार पे ब्लेम करके, और राज्य की सरकार ब्लेम कर लेती है केंद्र सरकार पे। तो पंजाब, हरियाणा और दिल्ली की सरकारों को मिलकर कार्य करना ज़रूरी है। अगर आप हरियाणा में सांस लेते हो, तो आप 25 सिगरेट के धुएँ के बराबर सांस लेते हो, और 38 सिगरेट के धुएँ के बराबर आप सांस लेते हो दिल्ली में। कहाँ पे से किसकी सरकार है, कौन मुख्यमंत्री है, इस पे हम लोग नहीं जा रहे हैं। जो आम आदमी है उसको सफ़र करना पड़ता है। बड़े-बड़े बंगलों में तो एयर प्यूरीफायर लगे होते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत आम आदमी को होती है। इसीलिए आम आदमी पार्टी आम आदमी के नाम पर बनी थी, लेकिन आम आदमी अब उसमें बचा नहीं है। और आम आदमी की सिर्फ बातें होती हैं, चाहे वो राज्य की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, उसके लिए कोई कार्य नहीं होता है। फ्रीबीज देने से कुछ नहीं होता, काम भी करने पड़ते हैं। चौथा है ट्रैफ़िक। आपको ट्रैफ़िक को कंट्रोल करना पड़ेगा और ट्रैफ़िक के कारण भी पॉल्यूशन होता है। इसके लिए आपको ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने पड़ेंगे कि दिल्ली में बड़ी-बड़ी जो गाड़ियाँ हैं, ट्रक हैं, वो एंटर ही नहीं करें। जो पंजाब से अगर कोई जा रहा है या हरियाणा से कोई जा रहा है, तो उसको दिल्ली होकर नहीं जाना पड़े। अगर कश्मीर जाना है, उत्तराखंड जाना है, तो बीच में दिल्ली पड़े ही नहीं। वो कोई और बाहर साइड से ही आकर निकल जाए। और जो बड़े-बड़े जो ऑफ़िसेज़ हैं, वो सीबीआई के, आईबी के, रॉ के, ज़रूरी नहीं है कि दिल्ली में ही हो। उसे गुरुग्राम में या नोएडा में शिफ्ट किया जा सकता है, और पास भी है तो वो वहाँ से आ जा सकते हैं, नहीं तो इंटरनेट से भी कनेक्ट किया जा सकता है। तो ये ऑफ़िसेज़ यहाँ पे होने का कोई मतलब नहीं है, और वो और ज़्यादा ट्रैफ़िक और पॉल्यूशन भी बढ़ाते हैं। ऑड इवन को सही तरीके से अगर लागू किया जाता तो ऑड इवन भी सही होता, लेकिन ऑड इवन को सही से लागू नहीं किया गया है। इसके लिए और भी ऐसे तरीके होंगे कि कैसे साइकिल को प्रमोट किया जाए, साइकिलिंग को ज़्यादा से साइकिलिंग ट्रैक बनाए जाएँ, साइकिलिंग को तेज़ी से प्रमोट किया जाए। और एक उपाय ये भी है कि जो ये सारे मुद्दे हैं जहाँ पे राज्य और केंद्र को की लड़ाई होती है, देर सवेर ये केंद्र को करना ही पड़ेगा कि यहाँ की विधानसभा को पूरी तरह से खत्म करना पड़ेगा। तो जब खत्म होगी तभी केंद्र सरकार उस पूरी तरह से काम कर सकेगी। हालाँकि जब पहले 1954 तक ये पहले विधानसभा थी, तब भी कांग्रेस की सरकार थी दिल्ली में, तब भी नेहरू जी के साथ थोड़े मतभेद होते थे। फिर 1954 में ख़त्म कर दिया गया था। 92 या 94 में फिर से इसको शुरू किया गया। शीला दीक्षित के टाइम पे कोई भी केंद्र सरकार से टकराव नहीं हुआ है। लेकिन जब से ये सरकार बनी है, तब से ही दोनों सरकारों में लड़ाई-झगड़े हो रहे हैं, राज्य के और केंद्र के। तो ये ज़रूरी है कि विधानसभा को या तो आप ये बता दीजिए कि किस-किस के क्या अधिकार हैं, अन्यथा आप विधानसभा ही खत्म कर दो। विधानसभा में ये भी मुद्दे हो सकते हैं इलेक्शन के, लोकल इश्यूज़ पे ज़्यादातर चुनाव लड़ा जाता है। एजुकेशन भी एक मुद्दा है। अगर आपने पुराने स्कूलों को रंग दिया है, तो उससे कुछ नहीं होता, स्किल डेवलपमेंट होना ज़रूरी है। उसके लिए केंद्र सरकार अपनी नीतियाँ बनाती है, राज्य को भी अपनी नीति बनानी चाहिए। अगर आप ये कह रहे हो कि हमने बहुत बढ़िया शिक्षा नीति ले आए, ये कर दिया, वो कर दिया, तो ये होना चाहिए कि दिल्ली की एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए कि लोगों को जल्दी से रोज़गार मिल जाए या स्वरोज़गार मिल जाए।
इसके लिए स्किल इंडिया पर भी काम करना जाना चाहिए, चाहे वो राज्य की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो। मैं किसी भी एक पार्टी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ या एक व्यक्ति को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ। दोनों ही फेडरल स्ट्रक्चर में आते हैं, तो दोनों को ही अपने-अपने कार्य करने ज़रूरी है। फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट को आपको अच्छा करना पड़ेगा। आपको कई सारी बसेस चलानी पड़ेंगी, जिससे लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। महिला सुरक्षा भी एक मुद्दा है। महिला सुरक्षा के लिए पुलिस और जुडिशियल रिफॉर्म्स आने ज़रूरी हैं। फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया गया था, 376E का शुरू किया गया था। लेकिन जो कानून है, उसको लागू किया जाना ज़रूरी है। बट ज़्यादातर देखने में ये आता है कि जो फर्जी केस होते हैं, उनमें लोग जल्दी फँस जाते हैं। चाहे वो जसलीन कौर का केस हो या रोहतक सिस्टर्स का केस हो। लेकिन जो रियल में हरासमेंट का केस होता है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो ये ज़रूरी है कि जो गुनहगार है, उस पर सज़ा हो, किंतु ऐसा होता नहीं है। दिल्ली की जनता को सफ़र करना पड़ता है। लड़की जो बस में ट्रैवल करती है, मेट्रो में ट्रैवल करती है, उसे अक्सर छेड़छाड़ का सामना करना पड़ता है। इसलिए ज़रूरी है कि सेल्फ डिफेंस उनको सिखाया जाए, ऐसे सेल्फ डिफेंस सेंटर खोले जाएँ और उसके लिए कार्य किया जाए। जिनको विक्टिम हैं, जिनको लीगल एड प्रोवाइड किया जाए। और वर्क प्लेस पे हैरेसमेंट का जो लॉ बनाया है, वो लड़कियों के लिए बनाया है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन लड़कों के लिए भी होना चाहिए। जेंडर बैलेंस होना ज़रूरी है, कोई भी जेंडर बाइज्ड लॉ नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हैरेसमेंट करने वाला तो हैरेसमेंट किया जा रहा है, लेकिन जो जहाँ पे हैरेसमेंट नहीं हो रहा है, उस पे फर्जी-फर्जी केस कर के पैसा वसूला जा रहा है। तो ये जो गुनहगार है, उसको सज़ा होनी चाहिए। पुलिस जो है वो पूरी तरह से होम मिनिस्ट्री के अंडर में आती है, अमित शाह के अंडर में आती है। तो ये ज़रूरी है कि आपको काम करना पड़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर देना पड़ेगा, सड़क, पानी, बिजली देना पड़ेगा। सिर्फ फ्रीबीज़ से कोई काम नहीं होता है। तो ये ज़रूरी है कि आपको मूलभूत सुविधाएँ अपनी अपनी जनता को देनी पड़ेंगी। यदि आप नहीं देंगे, तो वो सब जनता आपको वोट नहीं डालेगी। आज हो सकता है 1-2 इलेक्शन में आप जीत भी जाएँ, आगे कुछ नहीं होना है। फिर करप्शन भी एक मुद्दा है। आप देखेंगे कि कई सारे जो आम आदमी पार्टी के जो सरकार के मंत्री हैं, वो जेल गए हैं, चाहे सत्येंद्र जैन हो, संजय सिंह हो, खुद मुख्यमंत्री जो रहे हैं अरविंद केजरीवाल, वो भी जेल गए हैं। हालाँकि आरोप अभी सिद्ध नहीं हुआ है अरविंद केजरीवाल जी पे, किंतु इनको जेल जाना पड़ गया है। सत्येंद्र जैन को भी जेल जाना पड़ा है। तो करप्शन एक बहुत बड़ा मुद्दा है, करप्शन पे ही ये पूरा मूवमेंट चला था। जन लोकपाल बिल का क्या हुआ, कोई नहीं जानता। इन्होंने पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र होने के बताने के कारण इन्होंने एडमिनल रामदास को के सा 5 जो अंदर के मुद्दे हैं, उनके लिए रखा था कि पार्टी में अगर कुछ गलत हो, तो उसके लिए एडमिनल रामदास देखें। लेकिन आज वो कहाँ हैं, कोई नहीं जानता। और जन लोकपाल का क्या हुआ, ये भी कोई नहीं जानता। तो ये ज़रूरी है कि करप्शन को एड्रेस किया जाए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि पहले की सरकारों में करप्शन नहीं हुआ होगा, बिल्कुल हुआ होगा, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। जब ये केजरीवाल जी थे अपोज़िशन में, स्टार्ट किया था उन्होंने पार्टी, तब इन्होंने कहा था कि एक बार हमारी सरकार बन गई तो कॉमनवेल्थ गेम्स के घोटाले पे कार्रवाई की जाएगी। इस पे इन्होंने कोई पीआईएल नहीं डाली है, कोई धरना नहीं किया है, कुछ नहीं किया है। सिर्फ बातें की गई हैं और आज कुछ नहीं हुआ है। ऐसे ही केंद्र की सरकार जो भाजपा की है, वो जब अपोज़िशन में थी, वो भी बड़ी-बड़ी बातें करती थी कि ये स्कैम हुआ, कोयला स्कैम हुआ, वो स्कैम हुआ, उस पे कोई कार्रवाई नहीं की गई है। 2001 में आपको याद होगा, दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष पर ही ये आरोप लगे थे। आरोप सिद्ध नहीं हुए, लेकिन तहलका मैगज़ीन ने एक स्टिंग ऑपरेशन किया था, जहाँ पर दिल्ली के जो दिल्ली के जो दिल्ली के नहीं, राष्ट्रीय अध्यक्ष थे भाजपा के, उन पे ये आरोप लगे थे कि वो पैसा लेके लोगों को टिकट देते हैं। तो करप्शन हर पार्टी में किस तरह तक जड़ों में समाया हुआ है, वो आप देख सकते हैं। और हालात बद से बदतर हो रहे हैं, लेकिन इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की जाती है।
राज्य सरकार ने हेल्पलाइन भी शुरू की थी, ये भी कहा था कि आप वीडियो बना लो, कोई भी अगर रिश्वत माँगे तो। लोगों में एक उम्मीद थी, लेकिन कोई कार्य नहीं हुआ है। तो ये सारे मुद्दे हैं, अगर कोई और मुद्दा है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।